एवरीवन, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद फाइबर ऑप्टिक्स। तो एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इंफॉर्मेशन कैरी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज़ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि लाइट वेव्स को यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। बट अगर इन लाइट वेव्स को, जो इंफॉर्मेशन कैरिंग लाइट वेव्स होती हैं, अगर इनको हम ओपन एटमॉस्फेयर में प्रोपोगेट करवाएं तो उससे क्या होता है, मान लिया ये है सेंडिंग पॉइंट है और ये है रिसीवर एंड। तो इससे क्या होता है कि रिसीवर एंड पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिकवर नहीं हो पाती, तो डिस्टोर्शन आ गया, इन्फॉर्मेशन का एग्जैक्टली पता ही नहीं कि क्या थी, तो ये तो मतलब पर्पज़ ही फेल हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक गाइडिंग मीडियम हम बनाते हैं। तो वो गाइडिंग मीडियम क्या करता है, गाइडिंग मीडियम लाइट वेव के लिए एक पाथ फिक्स कर देता है कि लाइट वेव, जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग लाइट वेव है, वो इसी पाथ पे ही ट्रैवल करेगी। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं या ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या होता है, एक गाइडिंग मीडियम ही होता है, गाइडिंग मीडियम। तो ऑप्टिकल फाइबर विच इज़ अ हेयर थिन स्ट्रक्चर, हेयर थिन स्ट्रक्चर। और इससे क्या होता है कि साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे सिग्नल कैरी करवा सकते हैं। और अभी तो जैसे इसका कॉस्ट भी डाउन हो रहा है तो इफ़ेक्टिवली हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसका यूज़ भी बढ़ रहा है। इसके बाद है कि ऑप्टिक फाइबर हैं, जो इसके पार्ट्स क्या हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो एक तो ये होता कैसा है, वेरी फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है, या फ्लेक्सिबल मीडियम आप बोल सकते हो, विच इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल रे। और ग्लास का हो सकता है, मेड ऑफ ग्लासेस और प्लास्टिक। इसके बाद है कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कोर, सेंट्रल कोर भी लिख सकते हैं। सेकंड इज़ क्लैडिंग एंड थर्ड इज़ प्लास्टिक जैकेट। तो मान लिया कि ये पेन हमने देखा, तो अब इस पेन में क्या है कि जो ये सबसे अंदर वाला पार्ट है ये होगा, जैसे अगर इसको कंपेयर करें एक ऑप्टिकल फाइबर से, तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये है सेंट्रल कोड। इसके ऊपर जो ये कोटिंग है ये है क्लैडिंग, और इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर है ये है प्लास्टिक जैकेट। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसका डायामीटर होता है 2 to 120 माइक्रोमीटर, और ये ग्लास का या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। एंड सेकंड इज क्लैडिंग। तो जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग होता है कोर के ऊपर कोटिंग। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब एक अलग कोटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो कोर है और क्लैडिंग है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होता है ज़्यादा, मान लिया कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝝻1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝝻2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोर है ये होगी डेंसर और क्लैडिंग होगी रेयर। तो इससे इससे क्या आ गया, 𝝻1 इज़ ग्रेटर देन 𝝻2। और इसके बाद है प्लास्टिक जैकेट। जो प्लास्टिक जैकेट होती है ये एक सेफ्टी कवर की तरह काम करती है, सेफ्टी है ना, एंड स्ट्रेंथ ये ऑप्टिकल फाइबर को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग क्या होती है। अब ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, तो सबसे अंदर है कोर के ऊपर कोटिंग होगी क्लैडिंग की। तो यहाँ पे अगर ये लाइट आ रही है किसी एंगल पे, इस पे इंसिडेंट है। अब अगर ये इस तरीके से इंसिडेंट है तो ये हम इसकी सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝝻1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 𝝻2, या तो ये हो सकता है कि ये बाहर चली जाए, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके और बाहर चली जाए। तो बाहर चली जाएगी तो ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नहीं रहेगी। अगर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहना है तो ये वापस आ जाए यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। यहाँ पर ये वापस आई और फिर इसके बाद नॉर्मल है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये आर है तो ये भी आर ही होगा, और फिर इस तरीके से ये भी आर। आई और आर रिफ्लेक्शन में सेम होते हैं, तो आई और आर सेम, ये भी सेम। इस तरीके से ये बार बार रिफ्लेक्ट होगी और कभी भी ऑप्टिकल फाइबर से बाहर नहीं आ पाएगी। तो है कौन सा, ये क्या है, ये है
TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हुआ कैसे है कि हमें पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये है हमारा डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। अगर लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो, और एंगल अगर क्रिटिकल एंगल है, ये है IC क्रिटिकल एंगल है, तो उस टाइम पे लाइट जो है ये इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। अब जैसे ही I की वैल्यू IC से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाता है, ये लाइट इस मीडियम में जाने के बजाय इधर ही आ जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में भी यही हो रहा है। तो अब है क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन। क्रिटिकल प्रोपोगेशन। फिर से हम यहाँ पे एक फाइबर बनाएंगे, ये कोर क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लिया ν1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ν2 और ये बाहर है ν0। इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, तो लाइट इंसिडेंट होगी तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिस है मान लिया, ये नॉर्मल होगी और यहाँ पे किसी एंगल पे लाइट जो मान लिया O पॉइंट से आ रही है और A पॉइंट पे ये इंसिडेंट है। एंगल मान लेते हैं ये है θ1 और इधर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं θ2 है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट करेगी, मीडियम चेंज हो रहा है तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन फिर से मीडियम चेंज है, ये B पॉइंट होगा और ये होगा C पॉइंट। तो क्या हो रहा है इसमें कि ये जो रे आई थी ये रे बाहर चली गई ऑप्टिकल फाइबर से। अब इसके बाद हम एंगल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब जैसे ही मान लिया कि ये जो एंगल है ये रे आ रही है O1 से इंसिडेंट हुई A के ऊपर और एंगल मान लिया ये है θ इस बार। और अब एक यहाँ पे अगर A पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, A पे स्नेल्स लॉ एट A पॉइंट, ये तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे A पे, ये बन जाएगा sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमने माना था ν1 और बाहर था ν0। तो ये ν1 और ν0 तो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि ये रेशो sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 का रेशो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हमने एंगल चेंज किया है, θ1 की जगह हमने θ ले लिया और छोटा किया है। अगर ये छोटा हुआ है तो जो इस बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे ये θ2 से छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे बना देंगे। और ये मान लिया कि ये जो एंगल है इस बार, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में हमने समझ लिया था यहाँ से वर्किंग से कि यहाँ पे हो क्या रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब ये मान लिया कि इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर एंगल के लिए यहाँ पे जो लाइट है ये जो एंगल बनेगा ये हमारा क्रिटिकल एंगल है। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो लाइट इस तरीके से चली जाएगी। ये एंगल हो गया फाई C और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक O और ये मान लिया था हमने ये है D। ये जो AD लाइन है ये इस तरीके से ये इसके साथ एक्सिस के साथ बना रही है एंगल θC और इसके साथ ये है फाई C। तो अब ये आप ट्राइंगल देखिए, ये क्योंकि परपेंडिकुलर होगा ये A है, ट्राइंगल ADE। इस ट्राइंगल को अगर हम चेक करें तो ये क्या बनेगी कि ये तो परपेंडिकुलर है 90 होगा, तो एंगल ADE प्लस एंगल DAE इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर DAE इंक्रीज होगा क्योंकि फाई C क्या है, फाई C इज मिनिमम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल की वैल्यू फाई C से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब फाई C यानी कि ये है हमारा ADE, ये ADE, तो फाई C क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये प्लस ये तो कांस्टेंट है। फाई C मिनिमम के लिए हमने ले रखा है θC। तो अगर ये मिनिमम है इसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ ही होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो इसकी डिक्रीज़ होगी, ये वैल्यू इसकी क्या होगी, ये होगी मैक्सिमम। इसका मतलब एंगल जो है ये थीटा यहाँ पे इसकी वैल्यू θC से हमेशा कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं होगी तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो ये हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू इस तरीके से। अब अगर हम निकालना चाहते हैं क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, एट D पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो ये बनेगा फाई C है साइन
फाइव सी डिवाइडेड बाई ये बन गया 90, तो साइन 91 इज इक्वल टू ये एंगल है न्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ν2 डिवाइडेड बाई ν1, तो साइन फाइव सी इज इक्वल टू ν2 डिवाइडेड बाई ν1। ν2 और ν1 की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा फाइव सी क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू जैसे ले लेते हैं, ν1 की वैल्यू 1.52 ले ली और ν2 की वैल्यू 1.48 ली, तो उसके लिए फाइव सी की वैल्यू आती है 77 डिग्री। यहाँ से हम ये आइडिया लग जाएगा कि अगर ν2 और ν1 के हिसाब से कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा। इसके बाद है एक्सेप्टेंस एंगल। तो जब ये हमने डायग्राम बनाया था, इसमें आपने ये देखा कि फाई जो थीटा है, थीटा सी की वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब एंगल जो है इससे कम ही होना चाहिए। और हम यहाँ से देखें कि थीटा सी क्या है, ये थीटा टू की जगह पे आएगा थीटा सी, है ना, मतलब ये जो है मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू, तो ये कुछ है, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू एक वैल्यू से, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर लिमिटेशन लगी कि ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो एक्सेप्ट होगी। तो वही एंगल हमें निकालना है कि ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं, ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग जोन। तो लॉन्चिंग जोन जहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होगी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, तो वो जो एंगल है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसकी थीटा ए, है ना। कौन सी वैल्यू होगी ये होगी मैक्सिमम एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो यही है एक्सेप्टेंस एंगल। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये हमने यहाँ पे बनाया था, अगर एंगल की वैल्यू इसी डायग्राम में हम जैसे हमने ये ले लिया तो ये बन गया, और इस बार ये जो है एंगल इससे भी थोड़ा बड़ा होगा तो ये आ गया। मान लिया कि ये है फाइव सी, फाइव है और ये है फाइव हो जाएगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो फिर से ये फाइव सारे के सारे एंगल, ये एंगल हमने लिया थीटा आई। तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν0, ν1 एंड ν2 है क्लेडिंग का। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है साइन थीटा आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू न्यू, जितना यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ν1 डिवाइडेड बाय ν0। तो ये बन गई इसकी वैल्यू ν0। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्राइंगल हमने ली थी ADE, इसमें क्या है कि थीटा 2 प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो थीटा 2 की वैल्यू होगी 90 माइनस 5, दैट इज़ अगर साइन थीटा 2 की वैल्यू हम यहाँ से चेक करें, साइन थीटा 2 विल बिकम साइन ऑफ 90 माइनस 5, दैट इज़ कॉस 5। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इट विल बिकम साइन थीटा 1, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ν1 डिवाइडेड बाई ν0 इंटू साइन थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू कॉस 5। तो अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ADE, यहाँ पे इसके हिसाब से क्या आना चाहिए कि एंगल ADE प्लस DAE इज इक्वल टू 90, और ये हमारा जो एंगल है ADE इसकी वैल्यू क्या है 5C से हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा 5C से ज़्यादा होनी चाहिए, और जब 5C है इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू है थीटा सी, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा सी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। 5C तो ये क्या है मिनिमम है, और थीटा सी क्या है मैक्सिमम है। तो अगर हम D पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो ये बन जाएगा साइन 5C डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए ये है ν1 और ये है ν2, तो ν2 डिवाइडेड बाई ν1, साइन 5C की वैल्यू ν2 डिवाइडेड बाई ν1। अब अगर साइन 5 की वैल्यू ये है तो कोस 5, हम यहाँ पे एक रिलेशन, तो कोस 5C की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 5C विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 इज इक्वल टू ν2 स्क्वायर माइनस ν1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ν1 स्क्वायर माइनस ν2 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय ν1।
अब अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ करें, ये जो इक्वेशन हमने साइन थीटा 1 थी, इसमें हम cos फाई की वैल्यू रख दें। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू न्यू 1 डिवाइडेड बाई न्यू नोट इंटू cos फाई विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू 1। ये वैल्यू क्यों रखी? क्योंकि फाई सी कोस फाई की वैल्यू है, ये मिनिमम है, ये अगर मिनिमम होगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा 1 ये है मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू न्यू 1 से न्यू 1 कैंसिल, ये हो गया न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय न्यू नोट। ये है साइन थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। साइन थीटा ए इज इक्वल टू साइन थीटा 1 मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू नोट, और इसी को बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ फाइबर। अब जैसे फाइबर हमने बनाया था, तो ये है, यहाँ पे आ रही है, ये है एक्सिस, और इसके ऊपर किसी एंगल पे ये है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस तो 3D में अगर हम इसको देखेंगे तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस तो क्या होंगे, एक पूरी कोन के ऊपर हमें एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। इसके बाद है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर है, अब ये देखिए कि है ना, जितना ज़्यादा थीटा एक्सेप्टेंस एंगल जो है, जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, इसका थीटा की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि जो है यहाँ से यहाँ तक की लाइट जो है ये इसके अंदर ट्रैवल करेगी, और अगर इसकी वैल्यू कम है तो मतलब कम लाइट ट्रैवल करेगी। तो अगर हम उसका एक न्यूमेरिकल आइडिया लेना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा वैल्यू, कितनी ज़्यादा इसमें लाइट कलेक्ट हो सकती है, तो वो पता चलेगा एक्सेप्टेंस एंगल से। एक्सेप्टेंस एंगल तो एक डिग्री, मतलब एंगल तो क्या है कि डिग्री में हम मेज़र करते हैं या फिर पाई रेडियन में हम मेज़र करते हैं। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन भी बढ़ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है न्यूमेरिकल अपर्चर को हम इसमें इसको साइन के टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं, साइन ऑफ थीटा ए, क्योंकि थीटा ए क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है। तो उसी के हिसाब से कि जितना ज़्यादा साइन थीटा ए की वैल्यू है, यानी कि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर है, उतनी ही ज़्यादा कलेक्टिंग एबिलिटी होगी ऑप्टिकल फाइबर की। और इसको हम लिखते हैं साइन थीटा ए एन ए इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हमने साइन थीटा ए की वैल्यू निकाली थी न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू नोट। तो यही है न्यूमेरिकल अपर्चर। और अगर न्यू नोट यानी कि अगर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो अगर एयर में है तो न्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू नोट स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। तो चेंज जब भी हम करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज है ना, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन में ऊपर तो चेंज आएगा, नीचे हम कोई क्वांटिटी है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये डेल्टा जो है इसको हम डिफाइन करते हैं न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाय न्यू 1। अब न्यूमेरिकल अपर्चर को हम इसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर हमने क्या लिखा था, ये लिखा था न्यू 1 स्क्वायर माइनस न्यू 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 आना चाहिए, न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2 अंडर रूट। चाहिए क्या, नीचे न्यू 1 भी चाहिए, नीचे न्यू 1 चाहिए तो हम न्यू 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये न्यू 1 प्लस न्यू 2 है, तो अगर न्यू 1 प्लस न्यू 2 को हम न्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि न्यू 1 में और न्यू 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, हम इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। न्यू 1 प्लस न्यू 2, देखिए न्यू 1 प्लस न्यू 2 ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल है, तो हम 2 ट्वाइस ऑफ न्यू 1 लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ न्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा न्यू 1 इंटू न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाई न्यू 1, ये है डेल, इसको हम डेल लिख देंगे इंटू न्यू 1 इंटू 2, न्यू 1 इंटू 2, न्यू 1 इंटू न्यू 1, ये आ जाएगा बाहर न्यू 1, और अंदर बचा 2 इंटू डेल। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को हमने डेल के टर्म्स में लिख दिया है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू, ये बन गया न्यू 1 अंडर रूट 2 इंटू डेल। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।